जब इसमें जो हमारी फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म्स पहुँचे हैं, तो स्पर्म्स क्या करते हैं, जो हमारी फैलोपियन ट्यूब है, आपने देखा कि इसने एग कैप्चर कर लिया। और कैप्चर करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, स्टेप बन क्या है, एग लीव्स ओवरी एंड एंटर्स फैलोपियन ट्यूब। वो क्या करेगी, ओवरी को छोड़ देगा एग, और कहाँ, किस में एंटर कर जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाएगा। और एग में क्या है, एक न्यूक्लियस है, वो भी कैसा है, हैप्लॉइड है। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे हो, एग में एग देख रहे हो, ये क्या है, ये एक एग है, इसमें जो न्यूक्लियस है वो हैप्लॉइड है। अब ये जो एक सिंगल सेल है, अब ये अंदर जाएगी और जाके धीरे धीरे आगे सीलिया के द्वारा मूव, देखिए फैलोपियन ट्यूब में सीलिया ट्यूब होती है, धीरे धीरे मूव करती है। एग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, ये मैं आपको बता दूँ। कोई ये कहे आपसे कि एग जो है अपने आप चलता है, ऐसा नहीं है। तो एग सिर्फ सीलिया के द्वारा आगे बढ़ता है। ठीक है, हाँ, जो स्पर्म्स होते हैं, वो जो होते हैं वो जो है वो मोटाइल होते हैं। मोटाइल मीन्स होता है चलने वाले होते हैं। तो वो मूव कर सकते हैं क्योंकि उसमें माइटोकॉन्ड्रियल पदार्थ पाया जाता है, जिससे उसे एनर्जी मिलती है। और वो कुछ समय के लिए, लगभग 72 घंटे तक जो है, 48 से 72 घंटे तक वो उसमें एनर्जी होती है दौड़ने की, चलने की। ठीक है, अपनी पूंछ की सहायता से वो आगे मूव करता है। तो अब हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगा कैसे होगा। अब देखिए, एक बार जो आप ये देख रहे हो एग, बहुत सारे देख एग, पूरे उसमें एक ही एग प्रोड्यूस होता है एक बार में। तब एक बार में एक एग प्रोड्यूस हो रहा है, और स्पर्म्स कितने होते हैं, वो हजारों नहीं करोड़ों की संख्या में स्पर्म्स जो होते हैं वो मूव होते हैं एक बार में। अब करोड़ों की संख्या में स्पर्म्स के मूव होने का भी एक रीज़न है, क्योंकि जो स्पर्म्स हैं वो उसको फर्टाइल करना है। तो ये बहुत ही कम समय होता है, 72 घंटे का या 48 घंटे का। अगर मूवमेंट नहीं हो पाता है तो, या फिर फ्यूज़न नहीं हो पाता है, तो एग क्या होगा, एग स्ट्राइल आ जाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो इसलिए जो एग्स, जो स्पर्म्स होते हैं, उनमें एक रेस चलती है, जिसमें सबसे आगे जो स्पर्म जाके पहुंचता है तो वो इसके फर्टिलाइजेशन करता है। और अगर समान रूप से भी सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जो भी एग के जोना पेलोसिडा को ब्रेक करके आगे बढ़ेगा, उसके अंदर एंटर करेगा, वही उसको फर्टाइल करेगा। उसके अलावा फिर पूरी जो कवरिंग होती है, जो आप स्पर्म का जो जो उसकी जो टेल देखते हो, वो टेल जिस पदार्थ की बनी होती है, वो पूरे उस जो एग को है बाहर से कवर कर लेती है। तो ये एक हमारा ये है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 स्पेस क्या है, स्पर्म्स मेक्स कांटेक्ट विद एग। तो स्पर्म क्या हुआ, उसके कांटेक्ट में आया स्पर्म। ठीक है, उसका एक्रोसोम, उसने क्या करा, भित्ति को घुसाना चाहा अंदर। कोई और फ्यूज़न नहीं होता है। लेकिन हमें आपको यह हुआ बता दूं कि जो एग है, एग का न्यूक्लियस, जो भी डिवीज़न होगा वो एग में होगा। जो स्पर्म है उसमें से सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस ही ट्रांसफ़र होता है, और कुछ ट्रांसफ़र नहीं होता है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी आपको। दूसरा है एक्रोसोम रिएक्ट्स विद जोना पेलोसिडा। सबसे बाहर वाली जो लेयर है जोना पेलोसिडा, उसको ब्रेक करेगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा। थर्ड है कि एक्रोसोम रिएक्ट विद पेरीविटी लाइन स्पेस। देखिए ये जो आप स्पेस दिख रहे हो अंदर, भीतरी स्पेस जो पेरीविटी लाइन स्पेस है, उसको भी ब्रेक करता है, उसको तोड़ता है एक्रोसोम। उसके बाद आप देखोगे, और प्रोटीन रिसेप्टर होते हैं इसके बाद। अब देखिए नंबर 4 है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म एंड एग फ्यूज़। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है स्पर्म की, वो और एग आपस में एक साथ फ्यूज़ हो जाते हैं, मिल जाते हैं। पाँचवा स्टेप देखिए, स्पर्म न्यूक्लियस एंटर एग। स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो एग में एंटर कर जाता है। देखिए मैंने क्या आपको बताया था, और कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो एंटर कर जाएगा। अब जो बाकी बची जो टेल होती है, टेल पूरे जोना पेलोसिडा को क्या करती है, कवर कर लेती है। तो कवर कर लेती है, उससे क्या होगा, अब कोई दूसरा जो स्पर्म है उसको फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, वो अब रुक जाएगा। छठा क्या है, छठा पॉइंट लास्ट है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स फ्यूज विद एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन which renders the vitelline layer impenetrable to sperm। मतलब अब कोई भी स्पर्म इसमें जो घुस नहीं सकती, इसलिए वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एग की, वो क्या करेगी, वो फ्यूज़ कर जाएगी जो स्पर्म के जो है जो टेल है
उससे उसको पूरे कवर कर लेगी। अब कोई दूसरा इसमें पेनिट्रेट नहीं कर सकता। इम्पेनिट्रेबल, इम्पेनिट्रेबल मतलब अब कोई उसमें एंटर नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से ये फ्यूज़न हो जाता है। अब क्या होगा, अब हमारा क्या है, देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सुंदर इसमें दिखाया गया है कि अब यहाँ पे देखिए फ्यूज़न हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन अब क्या होगा, यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट किसका, एग का डेवलपमेंट होगा। एग में समसूत्री विभाजन होगा, क्योंकि अब जो स्पर्म था वो हैप्लॉइड था और जो ओवम था वो भी हैप्लॉइड था। दोनों का फ्यूज़न हो गया। न्यूक्लियस जो स्पर्म का था वो जाके एंटर कर गया किसमें, ओवम में। यहाँ देखो आपने बनाया था, देखा था अभी, एंटर कर गया। अब ये कैसा हो गया, ये 2n सेल हो गई। अब इस 2n सेल में अभी यहाँ बताया गया था आपको कि क्या करती है, ये कुछ और नहीं करती, केवल 2n सेल जो होती है वो डेवलप करती है, टोटीपोटेंट हो जाती है। अब टोटीपोटेंट सेल क्या करेगी, अब अपने आप को चेंज करेगी। और देखिए यहाँ पे भी दे रखा है, बहुत अच्छा दे रखा है। ये 2 सेल्स है, मतलब जो सिंगल सेल थी जिसका न्यूक्लियस फ्यूज हो गया था, 2n बना लिया था, अब ये क्या करेगी, 2 सेल्स बना लेगी, डिवाइड हो गया। और डिवाइड कैसे होगी, समसूत्री विभाजन होगा, माइटोटिक डिवीज़न होगा। ठीक है, अब 2 से 4 सेल बन जाएंगे, 4 से 8 सेल बन जाएंगे। ठीक है, अब अभी इसको हम आपको डिफाइन करते हैं। देखिए ये कुछ अवस्थाओं में होता है। सबसे पहले होता है विदलन यानी कि क्लीवेज। क्लीवेज में क्या होता है कि युग्मनज में यानी जायगोट में तीव्र गति से होने वाले समसूत्री विभाजनों को विदलन यानी क्लीवेज कहते हैं। इनमें कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। संतति कोशिकाओं का आकार प्रत्येक विदलन के बाद छोटा सा होता जाता है, यानी जो आकार है वो थोड़ा छोटा होता चला जाएगा, बाद में चेंज होगा। ठीक है, विदलन द्वारा बनी संतति कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। अब क्या होगा, देखिए मादुला, उसके बाद सेकंड स्टेज आती है मादुला अवस्था, यानी कि मादुला स्टेज है। फिर मादुला जो होता है, हमारी जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है वो कितने कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, 16 कोशिकाओं की बनी एक ठोस संरचना है जिसका आकार जाइगोट के बराबर होता है। इसका निर्माण निषेचन के बाद 3-4 दिनों में पूरा हो जाता है। बस समझ रहे हैं, 3 से 4, जब तक फर्टिलाइजेशन होगा उसके 3-4 दिन बाद मादुला अवस्था बन जाती है। इस समय मादुला 2 भागों में बना होता है, एक होता है इनर सेल मास, दूसरा होता है आउटर सेल मास। जो आउटर सेल मास होता है इसी से क्या होता है, प्लेसेंटा बनता है, उसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे। निषेचन के 4 से 6 दिन के बाद जो मादुला अवस्था होती है वो गर्भाशय में पहुंचता है। इस पर जोना पेलोसिडा या पारदर्शी आवरण जोना पेलोसिडा अभी भी बना होता है। अब तीसरा है हमारा ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला अवस्था जो होती है। अब गर्भाशय में पहुंचने पर यह गर्भाशयी द्रव में तैरने लगता है, मतलब ये डिप कर जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि देखो यहाँ पे हम स्टेज वाइज अगर देखें किस प्रकार से, फर्स्ट स्टेज मैंने आपको बताया था कि क्या है, एग लीव्स ओवरी एंड एंटर फेलोपियन ट्यूब, ट्यूब में एंटर कर गया। सेकेंड क्या है, स्पर्म एंटर एग एंड यूनाइट विद न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ में जो है फ्यूज़ कर गया इसका न्यूक्लियस का, स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो एग के न्यूक्लियस फ्यूज़ कर गया। थर्ड है फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड, मतलब अब डिवीज़न होगा, क्लीवेज होगा। क्लीवेज के बाद फिर 4 सेल्स में बदल गया, फिर 8 सेल में बदल गया। चौथा आ गया यहाँ पे सेल्स अटैच टू यूटिरस, अभी अटैच नहीं होगा। पहले यूटिरस में जो फ्लूइड बह रहा होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है इसको बोलते हैं हम लोग, तो उस एमनियोटिक फ्लूइड में अभी ये डिप करेगा। डिप करने के बाद वो वहाँ पे तैरेगा कुछ समय तक, और उसके बाद क्या करेगा कि 3 दिन तक पोषक तत्व का शोषण करता है। पोषक तत्वों को यूटेराइन मिल्क कहते हैं। ठीक है, इस बीच कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करती हैं। निषेचन के 4 से 5 दिन बाद मादुला की एक खोखली गेंदनुमा संरचना बनती है। भ्रूण की इस अवस्था को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं तथा इसके अंदर की गुहा को ब्लास्टोसील कहते हैं। मतलब अभी एक बीच में क्या होगा, अभी तो आपने बॉल देख ली, पूरी ठोस संरचना है, अभी इसमें क्या होगा, बॉल बन जाएगी। ठीक है, तो बॉल जो बॉल कह रहा हूँ, एक होल बन जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, एक गुहा कहेंगे, कैविटी कहेंगे, तो इसको ब्लास्टोसील कहते हैं। इसमें कोशिकाओं की एक बाह्य संहति ट्रोफोब्लास्ट
और एक भीतरी कोशिका इनर माउथ सेल होती है। दूसरे सप्ताह के अंत से